My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing quantitative aptitude questions from SRC GBO Examination 2025. So we'll be discussing all questions in detail, and if quant is your weak section, तो स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना, 1x या 1.25x पे ही देखना ताकि सारी बातें समझ में आए. ठीक है, इफ यू आर ओनली वॉचिंग अ सोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन तो बात अलग है, तब अपने हिसाब से स्पीड कर सकते हो, बट अदरवाइज मेक श्योर कि स्पीड ऑप्टिमम हो सो दैट तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग 100% हो. स्टार्ट करते हैं सेशन. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन. और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी जरूर करना. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल, या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो at ADITYAKT फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. 3 critics review a book. Odds in favor of the book are 5:2, 4:3 and 3:4 respectively. What is the probability that the majority of the critics are in favor? क्वेश्चन हमें बता रहा है प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं, बट कह रहा है ऑड्स इन फेवर ऑफ द बुक. ठीक है, तो अगर कभी भी मेंशन है ऑड्स इन फेवर और फिर हमें एक रेशियो गिवन होगा, जैसे रेशियो होगा A:B, तो मतलब ये हुआ कि ए जो मेंशन है दिस ए इज ऑड्स इन फेवर. फेवर में जो पहले मेंशन है रेशियो वो फेवर में है, बाद वाला जो है दिस इज अगेंस्ट, तो दिस इज इन फेवर, बाद वाला इज अगेंस्ट. तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि ऑड्स इन फेवर अगर ए है तो प्रोबेबिलिटी इन दिस केस फॉर दैट इवेंट टू हैपन विल बी इक्वल टू ए फेवर में है और टोटल होगा A+B, फेवर प्लस अगेंस्ट. एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से क्वेश्चन कहता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच एंड दैट इज इक्वल टू 5:3. सो 5:3 का मतलब ये हुआ कि 5 आर ऑड्स इन फेवर, 3 आर अगेंस्ट. 5 है कि इंडिया जीतेगा, 3 है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा. टोटल केसेस अगर 8 हैं तो आउट ऑफ 8 5 टाइम्स इंडिया जीतेगा और 3 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीतेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग विल बी इक्वल टू 5/5+3, 5/8. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया विनिंग विल बी, इंडिया के अगेंस्ट क्या है 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 5+3 यानी 3/8. क्लियर है. और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑड्स इन फेवर के बजाय ऑड्स इन अगेंस्ट दिया हो, ऑड्स अगेंस्ट दिया हो, तब बात उल्टी होगी. अगर ऑड्स अगेंस्ट दिया है, पहले बी लिखा है बाद में ए लिखा है, तो बी इज अगेंस्ट और ए फेवर में है. इन दैट केस ऑड्स अगेंस्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, B/A+B, और ऑड फेवर का होगा A/A+B. सेम कहानी है बस, बट ध्यान नहीं देना है कि ऑड्स इन फेवर में पहले जो रेशियो में मेंशन है दैट इज इन फेवर, बाद वाला अगेंस्ट में है, और ऑड्स अगेंस्ट में पहले वाला अगेंस्ट में, बाद वाला फेवर में है. तो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन ऑड्स इन फेवर ऑफ द बुक आर मेंशनड. ठीक है, और 3 अलग अलग क्रिटिक्स के लिए हैं. तो प्रोबेबिलिटी फॉर क्रिटिक 1, प्रोबेबिलिटी फॉर क्रिटिक 2 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर क्रिटिक 3 रिव्यूइंग इन फेवर निकाल लेंगे. ठीक है, सो अगर दोज क्रिटिक्स आर A, B, C, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A रिव्यूइंग इन फेवर will be equal to 5/5+2 यानी 5/7. प्रोबेबिलिटी ऑफ B रिव्यूइंग इन फेवर क्या हो जाएगा, 4/4+3 यानी 4/7. और प्रोबेबिलिटी ऑफ C रिव्यूइंग इन फेवर विल बी इक्वल टू 3/3+4 यानी 3/7. तो A फेवर में दे 5/7, B फेवर में दे 4/7 और C फेवर में दे 3/7. क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द मेजॉरिटी ऑफ द क्रिटिक्स आर इन फेवर. क्रिटिक्स 3 है, मेजॉरिटी यानी 50% से ज्यादा, तो मेजॉरिटी यानी कि एटलीस्ट 2 आर इन फेवर. एटलीस्ट 2 आर इन फेवर यानी कि 3 फेवर में हो तो भी चलेगा, 2 फेवर में हो तो भी चलेगा. ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी. 3 फेवर में हो तो भी चलेगा, 2 फेवर में हो तो भी चलेगा. तो अगर 2 फेवर में है तो मान सकते हैं A एंड B कैन बी इन फेवर, C अगेंस्ट, और A एंड C इन फेवर, B अगेंस्ट, या फिर A अगेंस्ट एंड B एंड C इन फेवर. 2 वाला केस कंप्लीट हो गया और लास्ट केस होगा हमारा जब तीनों फेवर में हो, A, B, C ऑल आर इन फेवर. सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते सेपरेटली, और यानी एडिशन, फिर प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे. सो इफ A इज इन फेवर 5/7 प्रोबेबिलिटी होगा, B इन फेवर 4/7, और C फेवर में नहीं है तो 1 - 3/7 दैट विल बी अगेन 4/7. ठीक है, 1 - 3/7 यानी कि 4/7 हो जाएगा. सिमिलरली A इन फेवर 5/7, B अगेंस्ट 1 - 4/7 यानी 3/7, और C फेवर 3/7. नेक्स्ट केस A अगेंस्ट 2/7 हो जाएगा, 1 - 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7, और लास्ट में ऑल इन फेवर तो 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7. डिनोमीटर में सब में कहानी सेम ही है, तो 7 × 7 × 7 343 आ जाएगा. न्यूमीटर में 5 × 4 × 4 16 × 5 80 प्लस 45 प्लस 24 प्लस 60, तो 80 और 60 हो गया 140 प्लस 69 209/343. आंसर हो जाएगा 209/343, ऑप्शन ए.
और कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन गिवन, यहाँ पे तो खैर 7 गिवन था, बट 7 के बजाय फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 या फिर 6 या फिर 9 गिवन होता, तब भी सिंप्लीफाई नहीं करोगे, क्योंकि हमें पता है हर एक केस में डिनोमिनेटर सेम रखोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा। और ऐसा जो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, एज सच डिनोमिनेटर लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली देख सकते थे कि अगर हमारे तीनों फेवर में होगा तो 5 × 4 × 3 दैट विल बी 20 × 3 60। एक को अगेंस्ट में कर लो, पहला अगेंस्ट में गया तो 2 आ गया पहले वाले में, 2 × 4 × 3 24। सेकंड अगेंस्ट में आ गया तो 5 × 3 15 × 3 45। थर्ड अगेंस्ट में आ गया 5 × 4 20 × 4 80। और डिनोमिनेटर तो हमारा 7 × 7 × 7 यानी 7 क्यूब ही है। ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा 60 + 80 + 24 + 45 209/7 क्यूब। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन को इस तरह से मेंशन कर सकते हो। तो इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा, बिकॉज टाइम इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। ओके, अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक केस निकालना होता तो हम अपोजिट भी कर सकते थे। ठीक है, बट अपोजिट में भी उतना ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम ये देखें कि मेजॉरिटी ऑफ क्रिटिक्स आर इन फेवर के बजाय हम ये निकालें कि जब 1 और 0 क्रिटिक्स आर अगेंस्ट, ठीक है, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन हमारी कहानी सिमिलर ही रहेगी। तो दैट इज वाई देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sides PQ and SR of a trapezium PQRS are parallel, with PQ being the smaller side. A parallelogram PQRT is formed such that 10 × ST is equal to 3 × RS. So what is the ratio of the area of trapezium PQRS to the area of the triangle QTS? So PQ and RS trapezium के parallel sides हैं और PQ हमारा smaller side है। So diagram कुछ ऐसा बनेगा, PQ is the smaller side, P, Q, R and S, and PQ and RS are parallel. Then a parallelogram PQRT is formed. PQRT is parallelogram, तो PQ will be parallel to RT and QR will be parallel to PT. तो PT को QR के पैरेलल बना दो, तो ये कुछ शेप बनेगा अपना PQRT पैरेललोग्राम, such that 10 × ST is equal to 3 × RS. 10 × ST is equal to 3 × RS. This implies RS upon ST क्या हो जाएगा? RS upon ST हो जाएगा 10/3. So if RS is equal to 10, ST is equal to 3. रेशियो पता चल गया हमको RS और ST का। ठीक है, अल्टीमेटली भी फाइनली हमें रेशियो ही निकालना है, तो जो रेशियो दिया है उसी को हम वैल्यूज मान लेंगे सिंपली। ठीक है, अदरवाइज मान लेते हैं कि 10K होगा हमारा RS का वैल्यू लेंथ और 3K होगा ST का, बट क्योंकि फाइनली भी रेशियो ही निकालना है और क्लियरली रेशियो हमारा आंसर आ रहा है, कैन बी डिटरमाइंड जैसा ऑप्शन तो नहीं गिवन है, तो डायरेक्टली वैल्यूज मान लो। हमने मान लिया ST = 3 है और RS = 10 है। अगर RS टोटल = 10 है तो TR विल बी 7, एंड सिंस PQRT पैरेललोग्राम है तो TR और PQ इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, सो PQ इज ऑल्सो इक्वल टू 7। ओके, अब हमें चाहिए रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QTS। ओके, तो यहाँ पे एरिया के लिए हमें हाइट भी चाहिए होगा, तो हाइट कुछ वैल्यू मान लेंगे, मान लिया h है हाइट, क्योंकि हमारा आंसर हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वरना फिर आंसर में कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में गिवन होता। तो आंसर हाइट पे डिपेंड नहीं करता, हाइट को h भी मान सकते हो, हाइट को यहाँ पे 2 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो हाइट को। ठीक है, क्योंकि हाइट हमारा ट्रायंगल और दोनों के लिए सेम ही आने वाला है, तो हाइट की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, h के बजाय उसको 1 या 2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आएगा। ओके, अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS। तो एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 into sum of parallel sides multiplied by height. Sum of parallel sides multiplied by height. या लिख सकते हो इसको कि ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम हमारा 2 पार्ट में ब्रेक कर दो इसको, तो ट्रेपेजियम इज पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम ऑलरेडी हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, और प्लस ट्रायंगल, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो और साथ में ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दो। ये भी तरीका चलेगा, बात एक ही है। ठीक है, दो तरह से कर सकते हो, और हमें चाहिए रेशियो इसका और ट्रायंगल QTS के एरिया का, ट्रायंगल QTS। ओके, नाउ बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, अगर हमने 2 ट्रायंगल फॉर्म किए हैं जिनका बेस सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा। बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, क्योंकि हाइट तो उनके केस में सेम ही है, 2 पैरेलल लाइंस उनका हाइट हमेशा उनके बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हमने 2 ट्रायंगल्स फॉर्म किए हैं जिनका बेस सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल PST, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QST, बिकॉज दोनों का बेस ST है विच इज इक्वल टू 3, हाइट दोनों में सेम है, ये पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो इनका एरिया सेम होगा। तो अब चाहे तो एरिया तुम निकाल लो ट्रायंगल PST का या फिर ट्रायंगल QST का, बात एक ही है। Okay, so area of trapezium will be equal to 1/2
इंटू 7 प्लस 10, 7 हो गया पी क्यू प्लस एस आर सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट विच इज इक्वल टू एच एंड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू टी एस, और क्यू टी एस का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस विच इज 3 इंटू हाइट। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 17/3 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत डुएबल क्वेश्चन था, तो करना चाहिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, है कि नहीं? पहला वाला क्वेश्चन भी डुएबल ही था, बट पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हो, तो थोड़ा बेसिक्स देके जाओगे तो अच्छा रहेगा। ओके, पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे तुम्हें सेशंस मिल जाएंगे, मैंने प्रॉपर्ली वोमेट्स के लिए अलग से भी सेशंस लिए हुए हैं, स्नैप की प्राइस में मिल जाएगा, और होगा तो एस आर सी सी जीवो की प्राइस में भी ऐड कर दूंगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन, 6 पोल्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, ईच हैविंग अ हाइट ऑफ 30 meters एंड दे आर फिक्स्ड परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इन द सीक्वेंस मेंशन्ड अबव इन एन अरेंजमेंट फॉर्मिंग अ रेगुलर हेक्सागन यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ दैट हेक्सागन at the point that they touch the ground, such that the shortest distance between the points of contact with the ground of any two consecutive poles is h meters। यानी कि हमें साइड लेंथ गिवन है। क्या कह रहा है कि हमने 6 पोल्स खड़े किए ए बी सी डी ई एफ पे, और ये बना रहे हैं रेगुलर हेक्सागन, यानी कि सारी की सारी साइड्स, यानी कि गैप बिटवीन दीज टू कॉन्जिक्यूटिव ए बी बी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए ये इक्वल है, और उनका लेंथ भी हमें गिवन है, दैट इज 8 मीटर्स, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पोल्स दैट इज 8 मीटर्स, यानी कि साइड लेंथ तो दैट इज 8 मीटर्स। ओके, ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। एंड वेन एवर एनी हेक्सागन इज गिवन, तो हेक्सागन बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से फॉर्म होता है। ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अगर दिस इज 8, ए बी इज 8, बी सी इज 8, ये सारे के सारे साइड्स 8 है। सिमिलरली हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, तो ये बीच का जो सेंटर बन गया, सो ऑल दीज साइड्स आर आल्सो इक्वल टू 8, ये भी सबके सब 8 है, सब कुछ 8 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अ शेड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द टॉप बट कवरिंग ओनली द रीजन ए बी सी डी, सिर्फ ए बी सी डी रीजन में हमने एक शेड कंस्ट्रक्ट किया है टॉप पे, और हाउ मच कैनवस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द शेडेड रीजन, यानी कि ए बी सी डी रीजन को हमें कवर करना, टॉप पे कवर करो या बॉटम पे कवर करो, एरिया तो सेम ही होगा, तो यानी कि वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ए बी सी डी रीजन। ओके, अब टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रहे थे, हमारा एरिया कितना है? ओनली 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, सो ए इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ ए, एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, बिकॉज ए तो हमारा बेस हो गया, और साथ में √3a/2 इज एल्टीट्यूड, √3/4 ए स्क्वायर इज एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे 3 बन रहे हैं हमारे, जो एरिया हमने शेड किया है, तो फॉर दैट, ठीक है, सो 3 इंटू साइड लेंथ फॉर वन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 8, √3/4 इंटू 8 स्क्वायर, तो बचा 2 इंटू 8, 16 इंटू 3, 48√3 विल बी आवर आंसर, 48√3 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, सो इन एनी रेगुलर हेक्सागन, जैसे हमने ट्रायंगल्स बना के देखा ही कि लॉन्गेस्ट डायगोनल, अगर साइड लेंथ हमारा ए है तो लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ क्या होगा? 2a होगा, दैट विल बी 2a। ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, और 3 ऐसे लॉन्गेस्ट डायगोनल बनेंगे, देयर साइड लेंथ विल बी इक्वल टू, देयर डायगोनल लेंथ विल बी इक्वल टू 2a, और ये लॉन्गेस्ट के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cone of height and base radius 10 units each is cut into a small cone and a frustum in such a way that the ratio of volume of the small cone and the frustum is 1:7. So what is the approximate ratio of their total surface areas? Approximate ratio of their total surface areas. So एक smaller cone हमने कट किया है from a larger cone, और बचा हमारा फिर पोर्शन जो है that is frustum. And in this cone height and base radius दोनों 10 units हैं, यानी कि दोनों ही सेम है, both are same. So this is 10 and height is also equal to 10. Now from this we have cut a smaller cone such that volume of the smaller cone and frustum is equal to 1:7. So volume of small cone is 1, for example 1 unit, और volume of frustum that is equal to 7. तो total volume क्या होगा? दोनों का सम होगा, so volume of the total cone will be 1 + 7, यानी कि 8 units होगा। कोन के वॉल्यूम्स को कंपेयर कर लेते हैं,
क्योंकि कोन सिमिलर ही है, ठीक है। दोनों कोन्स अगर देखोगे तो अगर हम लार्जर कोन के लिए हाइट माने कैपिटल एच एंड रेडियस माने कैपिटल आर, एंड फॉर द स्मॉलर कोन लेट अस से हाइट इज इक्वल टू स्मॉल एच एंड रेडियस इज स्मॉल आर, so in such a case small h by capital H, this is equal to small r by capital R. Okay, या फिर कह सकते हैं सेम थिंग इज कि स्मॉल h by small r इज इक्वल टू कैपिटल H by कैपिटल R, और कैपिटल H by कैपिटल R हमारा क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 by 10, बोथ आर 10, यानी कि रेशियो 1 आ रहा है, तो स्मॉल h एंड स्मॉल r विल ऑल्सो बी इक्वल. Okay, now as far as these two cones are concerned, तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इफ दैट इज इक्वल टू 1, तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन या टोटल कोन विल बी 1 + 7 यानी 8 है, तो रेशियो वॉल्यूम का आ रहा है 1:8, वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है 1:8, और वॉल्यूम फॉर अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. और क्योंकि हमने देखा कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में रहेगा फॉर द स्मॉलर कोन एंड लार्जर कोन, ठीक है. सो जो हमें वॉल्यूम का रेशियो गिवन है वहां से हम रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं, हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं फॉर द स्मॉलर कोन एंड लार्जर कोन, और वो क्या होगा, दैट विल बी, रेडियस का रेशियो विल बी क्यूब रूट ऑफ 1 इज टू क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि 1:2. यही रेशियो आएगा रेडियस का भी और यही रेशियो आएगा हाइट का भी. रेडियस का भी यही रेशियो, और रेडियस बाय हाइट नहीं है, रेडियस का भी यही रेशियो और हाइट का भी यही रेशियो है, ठीक है. तो यहाँ से हमें रेडियस और हाइट दोनों मिल जाएगा बिकॉज बोथ आर इक्वल एनीवे. सो 2 यूनिट्स की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट्स हमारा 10 है, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5, यानी कि फॉर द स्मॉलर कोन हाइट विल बी इक्वल टू 5 एंड रेडियस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 5. हमको चाहिए अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, बट किसका, स्मॉलर कोन का और फ्रस्टम का, और द स्मॉलर कोन एंड द फ्रस्टम. तो टोटल सरफेस एरिया फॉर कोन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस बेस एरिया. और कोन में एक ही बेस होता है, सिलेंडर में 2 होंगे, टॉप पे बॉटम पे, बट कोन में तो टॉप पे टिप है, तो सिर्फ एक ही बेस है. तो कर्व सरफेस एरिया फॉर द कोन इज पाई आर एल, वेयर एल इज लैटरल हाइट और प्लस बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर इंटू एल प्लस आर, दैट इज टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कोन. एंड एज फार एज फ्रस्टम इज कंसर्न्ड, तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम में 2 बेसेस हैं, एक टॉप पे है एक बॉटम पे है, ठीक है, और साथ में लैटरल कर्व सर्फेस एरिया भी है, लैटरल सर्फेस एरिया भी है. सो फॉर फ्रस्टम टोटल सर्फेस एरिया इज इक्वल टू टॉप बेस एरिया विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बॉटम बेस एरिया विल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस पाई टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू लैटरल हाइट विच विल बी L1. लेट अस से L1 मान लेते हैं, दिस इज L एंड दिस इज L1. ओके, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. 5 इज हाइट, 5 इज बेस, तो लैटरल हाइट L क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, बोथ आर इक्वल, L विल बी इक्वल टू 5√2, ठीक है. अगर 90 45 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन दैट केस अगर हाइट्स आर 2 साइड्स आर 1 यूनिट्स, हाइपोटेन्यूज विल बी √2 यूनिट्स. और यही 30 60 90 वाला ट्रायंगल बनता, if this angle is 30, this is 60, 30 के सामने साइड इज 1, 60 के सामने साइड इज √3 एंड दिस विल बी 2, 1:3:2, दैट विल बी साइड लेंथ. बहरहाल यहाँ पे हमारा 1:1:2 है, ठीक है. सो दिस इज 5, दिस इज 5, तो 5√2 विल बी अवर लैटरल हाइट. सिमिलरली लार्जर ट्रायंगल में देखें, इन द लार्जर ट्रायंगल हाइट इज 10, बेस इज ऑल्सो 10, तो टोटल लैटरल height will be 10√2. So lateral height of the frustum will be 10√2 minus 5√2. So that will also be equal to 5√2 only. Okay, अब रेशियो निकाल लेते हैं. रेशियो फॉर बोथ डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करते ही पाई तो हमारा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है पाई आर इंटू एल प्लस आर डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू L1. पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है. अब स्मॉल आर इज इक्वल टू 5, L इज 5√2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इज 25, कैपिटल आर स्क्वायर इज 100, और 10 प्लस 5 इज 15, 15 इंटू L1 इज ऑल्सो 5√2. अब ऊपर ही 5 अपना कॉमन आ रहा है, तो 25 तो कॉमन आ गया, बच गया हमारा √2 + 1, 25 इंटू √2 + 1 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 75√2, यहाँ से भी 25 कॉमन आ जाएगा,
तो 5 + 3√2, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, बच गया √2 + 1 अपॉन 5 + 3√2। क्या क्लियर है ये बात? ठीक है, 5 √2 + 1 डिवाइडेड बाई 5 + 3√2। अब इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी? √2 + 1 डिवाइड बाई 5 + 3√2। √2 इज रफली 1.414। ओके, सो न्यूमरेटर विल बी 2.414, डिनोमिनेटर आ जाएगा 5 + 3 × 1.414 यानी कि 4.242। तो 2.414 डिवाइड बाई 9.242, रफली दिस इज 24/92 या रफली 6/23, 6/23 आ रहा है। ठीक है, 1:23/6, अगर 6 को डिनोमिनेटर में लेके चले जाए क्योंकि हमें 1:2 में दिया है, तो 1/23/6 जो कि हो गया 24/6 माइनस 1/6 यानी कि 4 माइनस 0.166, सो रफली 3.83 वैल्यू आ रहा है। आंसर विल बी 1:3.83 ऑप्शन डी। क्या ये पार्ट क्लियर है? कैलकुलेशन अपनी जितनी स्मार्ट रखोगे उतना इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करोगे। जबकि स्टेट में हमें ऑप्शन सिंपल दिए हैं, 1:3.83 गिवन है, तो हमें न्यूमरेटर को 1 करना है, तो दैट इज वाई 6 को डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, और 23/6 को भी लिख दोगे 24/6 विच इज 4 माइनस 1/6, और 1/6 होता है वो 0.166। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an isosceles triangle, the vertex angle measures 64 degrees. So what is the measure of each of the base angles? अब इससे easy question क्या ही आ सकता था? So this is probably the easiest question of this exam. 64 degrees vertex angle है, isosceles triangle है, यानी कि other जो vertex angle हमारा बन रहा है, the sides making the angle must be equal. These two sides will be equal. और अगर sides equal है तो angle भी equal होंगे. तो if this angle is alpha, this will also be alpha. तो 2 alpha plus 64 total आ रहा 180. तो 2 alpha हो जाएगा 116, तो अल्फा हमारा आ जाएगा 58 डिग्रीज। तो द इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल टू 58 एंड 58, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। वैसे भी ऑप्शंस में सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन था जहाँ पे कि एंगल्स इक्वल दिए थे, बाकी तो किसी ऑप्शन में इक्वल थे भी नहीं, और गिवन था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे उतना भी करने की इनफैक्ट जरूरत नहीं थी, बस क्वेश्चन को देखना था, ऑप्शन को खट से टिक करना था, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, अदरवाइज अगर ये मेंशन नहीं होता कि दिस एंगल इज अ वर्टेक्स एंगल, लिखा होता वन ऑफ द एंगल्स इज 64, तब केस 2 भी बनता। अगर ये मेंशन होता कि वन ऑफ द एंगल्स इज 64 डिग्रीज, तब तो यही पॉसिबल हो सकता था कि जो इक्वल वाला एंगल है उनमें से एक एंगल गिवन है हमें। ठीक है, तब ये भी केस बन जाता है कि वन ऑफ द एंगल्स इज 64, और यही दोनों साइड्स इक्वल है, तो यही दोनों एंगल इक्वल, यानी कि दिस विल आल्सो बी 64। थर्ड वाला हमारा आ जाएगा 180 माइनस 128 यानी कि 52 डिग्रीज। ओके, तब हमारा कॉम्बिनेशन होता है 64, 64 एंड 52, जो कि इस केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स एंगल गिवन है और बाकी कहानी सिंपल ही है, और ऑप्शंस भी अकॉर्डिंगली गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। तो एग्जाम में देखो हमेशा ही कोशिश करना होता है, किसी भी एग्जाम में हो, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा आगे जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, कहीं से आगे से जाके स्टार्ट करो। सबसे पहले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, टाइमर स्टार्ट हुआ, उसके बाद में योर फोकस शुड बी इन द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स टू फाइंड आउट द ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम, क्योंकि ईजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब ऐसे किसी भी एग्जाम में जहाँ पे कि टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस काफ़ी करने हैं और कई सारे क्वेश्चंस फंसाने वाले भी होंगे, तो हमेशा ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा कि तुम्हारे केस तुमसे 2-4 क्वेश्चंस जो कि बहुत ईजी हों वो मिस हो जाएंगे, तुम स्टार्ट से स्टार्ट करोगे, और एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो कहीं रैंडमली स्टार्ट करो कहीं बीच से। और देखो सबसे पहले जो डूएबल क्वेश्चन है, जो सबसे ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं होने चाहिए, जो बहुत ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या ही टाइम लगेगा, ठीक है, हार्डली 30-40 सेकंड। सिमिलरली ये क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ 81 लीटर मिक्सचर इज 7:2। अब कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ द वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 1:1। रेशियो बनाना है 1:1, यानी कि बोथ शुड बी इक्वल, दोनों को इक्वल करना है, ये तो बात है। अब इनिशियली हमें कहा गया मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:2। ऐड क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग वाटर, तो मिल्क तो बेटा ऐड नहीं होगा, वाटर ऐड होगा, मिल्क थोड़ी ऐड होगा, तो मिल्क तो जितना है उतना ही रहेगा, तो फाइनली भी मिल्क हमारा 7 रहेगा, मान लो इक्वली रखना है, तो 7:7 हो जाएगा फाइनली वाटर एंड मिल्क। अब वाटर को अगर 2 से 7 करना है तो 5 ऐड करोगे, और क्या। इनिशियली है 7 + 2 9 यूनिट्स, एंड 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 81 लीटर्स,
यानी कि 1 लीटर इक्वल टू 9 लीटर्स। तो वाटर कितना ऐड होगा, 5 इंटू 9, 45 लीटर्स। ओके, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर जस्ट इनकेस मान लो ये क्वेश्चन कहता है कि रेशियो फाइनली 2:3 करो, भाई ये भी हो सकता था कि इनिशियली है 7:2 और फाइनली हमें करना है 2:3। तब क्या करेंगे, अब 7 से 2 बनाना है। ठीक है, तो एक काम करो, 7 और 2, क्योंकि अल्टीमेटली हम मिल्क तो ऐड कर नहीं रहे, ऐड तो वाटर ही कर रहे हैं, तो मिल्क को इक्वेट करोगे, इक्वल करोगे, तो पहले वाले कैसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और बाद वाले कैसे मल्टीप्लाई कर दो 7 से। अब हो गया इक्वल। ठीक है, तो 14 14 आ गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 4 वाटर के लिए, और यहाँ वैल्यू आ रहा है 21, यानी कि 70 यूनिट्स ऐड करना पड़ेगा, और क्या। ठीक है, मामला सिंपल रखो, एक्स और वाई का चक्कर ही मत रखो जब तक जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 पेयर्स A, B, C and D of milk containing milk of 80%, 60%, 90%, 100% concentration. Mixtures in A and B are mixed in the ratio 3:2. This is now mixed with the mixtures in C in the ratio 2:1. From this, a quantity of 25 liters is removed and 75 liters of the milk is in D is added. The final mixture is 86.25% concentration of milk. To find out the quantity in liters of milk taken from pail C. ओके, पेल यानी कंटेनर है। ठीक है, उसके मीनिंग पे नहीं जाना, सिंपल सा क्वेश्चन है, और बस यहाँ पे प्रोसेस कई बार करना है, बस उतनी सी बात है। तो प्रोसेस हमें मल्टीपल टाइम्स फॉलो करना है, फॉलो करते हैं उसको। इनिशियली हमने क्या किया, मिक्सचर्स इन ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 3:2। तो कंसंट्रेशन ए इज 80%, कंसंट्रेशन बी इज 60%, रेशियो हमारा है 3:2। तो एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज ही तो निकालना है, 80 इंटू 3 240 प्लस 120 360 बाई 5 72%। वेट एवरेज 80 इंटू 3 प्लस 60 इंटू बाई 5। ओके, 72% आ गया। अब इसके बाद में नाउ वी आर मिक्सिंग दिस विद मिक्सचर इन सी इन द रेशियो 2:1। तो अब नाउ दिस मिक्सचर 72% इज मिक्स विद सी, और सी में आ रहा है कंसंट्रेशन 90% का, और अब रेशियो क्या है 2:1 का है। तो सेकंड प्रोसेस नंबर 2, 72 इंटू 2 144 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, दैट इज 234 बाई 3। तो दिस इज 80 माइनस 2 78, 78% हो गया अब मिक्सचर हमारा। देन क्वेश्चन कह रहा है, नाउ दिस मिक्सचर, फ्रॉम दिस मिक्सचर हमने 25 लीटर्स को रिमूव किया। अब 25 लीटर्स को रिमूव करने के बाद में भी हमारा परसेंटेज कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगा, यानी कि स्टिल द कंसंट्रेशन विल बी 78%। नाउ दिस 78% मिक्सचर इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ 25 लीटर्स, अगर इनिशियली लेटर से दिस वाज वी, सो हमने वी में से 25 लीटर्स रिमूव किया, तो रिमेनिंग विल बी वी माइनस 25 लीटर्स, यानी कि हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, कंसंट्रेशन तो 78% ही रहेगा। नाउ इन दिस 75 लीटर्स ऑफ मिल्क इन डी इज एडेड, और फाइनल हमें कंसंट्रेशन गिवन है 86.25%। ओके, और डी में हमारा 100% कंसंट्रेशन है मिल्क का, तो यहाँ पे है 78, 78 और 100 को मिलाया, और रिजल्ट में हमारा एवरेज इज 86.25। एलिगेशन अप्लाई कर दो, यहाँ पे भी अननोन है, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ अननोन अज्यूम करने के एलिगेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, सो अब एलिगेशन अप्लाई कर रहे हो, तो एक काम देखो ये कर सकते हो, हमें 86.25 क्योंकि दिया है और ये इंटीजर नहीं है, तो या तो इसको इंटीजर बना लो, कैसे बनाओगे, 0.25 आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और या फिर पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, कहानी कर लो, और उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो चीज़ें आसान नहीं की। तो 86.25 सब्ट्रैक्ट किया 100 में से, तो वैल्यू आ गया हमारा 14 माइनस, हाँ 13.75, 13.75। ठीक है, 100 में से 86 सब्ट्रैक्ट किया 14 आया, फिर 0.25 सब्ट्रैक्ट कर दिया 14 में से, क्योंकि कम आएगा, तो 13.75। या फिर जैसे भी पहले 87 सब्ट्रैक्ट करो 13 आया 13.75। अब 78 सब्ट्रैक्ट करोगे 86.25 में से, तो दिस इज 8.25। नो मल्टीप्लाई दीज बाई 4, तो ज़्यादा आसान रहेगा, 13 4 52 प्लस 3 55, और यहाँ पे 8 4 32 प्लस 1 33, तो रेशियो आ गया 55:33, यानी 5:3। तो रेशियो ऑफ दीज शुड बी 5:3। अब ये हमारा मिक्सचर है 78% वाला, और 100% वाला तो डी है, और डी के बारे में दिया है कि डी हमने लिया है 75 लीटर्स, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 75 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट आ गया हमारा 25 लीटर्स। तो हमने मिक्सचर बनाया होगा टोटल 5 इंटू 25 125 लीटर्स। कब, ये है आफ्टर रिमूवल ऑफ 25 लीटर्स, 25 लीटर्स रिमूव करने के बाद की कहानी है कि नहीं। तो यानी कि प्लस 25 करोगे, तब हमें मिलेगा वी का वैल्यू, तो वी आ जाएगा 125 प्लस 25, यानी कि 150 लीटर्स। अब ये 150 लीटर्स मिक्सचर हमारा कब बना है, ये मिक्सचर तब बना है जबकि हमने मिक्सचर और सी कितना मिलाया था, 2:1 के रेशियो में सी मिलाया था, यानी कि टोटल मिक्सचर अगर हमारा 3 यूनिट्स था, और 3 यूनिट्स है 150 लीटर्स,
तो 1 यूनिट हमारा होगा 50 लीटर्स, तो सी मस्ट बी 50 लीटर्स। तो थोड़ी ये कहानी, काफ़ी स्टेप्स थे, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बट स्टेप्स काफ़ी सारे थे इस क्वेश्चन में, तो हाँ टाइम लेने वाला था क्वेश्चन ये। ओके, आंसर विल बी ऑप्शन डी 50 लीटर्स। तो एग्जाम में थोड़ा सा बात के लिए रखना चाहिए था क्योंकि प्रोसेस थे इस क्वेश्चन में। क्लियर है बात? अप्रिशिएट कर पा रहे हो कैसे में सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को? ठीक है, तो बस स्टेप्स थे, बट एक ही स्टेप बार बार करना है। और कभी भी जब देखो एवरेज ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एवरेज लिया, वैल्यूज तो देखो सिंपल थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट अगर वैल्यूज हमारी थोड़ी सी टिपिकल हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए गिवन है, बी गिवन है, बहुत टिपिकल तो नहीं, वैल्यूज सिंपल ही रहते हैं, पर मान लो हमने कहा कि 73% है और बी है हमारा 68%, और फिर रेशियो हमारा है 7:9 का, तो थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे एवरेज निकालने में। अभी हम एवरेज निकाल लूँगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 73/7 करोगे प्लस 60/9 करोगे, कहीं ना कहीं पे गलती हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डेविएशन लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये बात समझ में आती है एवरेज हमेशा जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज है उनके बीच में ही होगा, यानी कि एवरेज विल बी बिटवीन 68 एंड 73। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमने मान लिया कि पूरा एवरेज अपना 68 है, क्योंकि यहाँ पे 73 क्या है बेसिकली, दिस इज 68 प्लस 5%, तो जो 5% एक्स्ट्रा है इसकी वजह से तो चेंज आएगा सारा का सारा, ठीक है। तो हमने मान लिया एवरेज अपना 68 तो है ही है, क्योंकि ए में भी 68 है परसेंट है और बी में भी 68% मिलकर, तो 68 पहले लिख लिया, प्लस अब हमारा जो एक्स्ट्रा है ए में, और ए कितना है 7 यूनिट्स है, तो 7 इंटू 5 35, और बी में क्योंकि 68 एवरेज माना हुआ तो बी में तो डेविएशन 0 हो गया 68 से, तो डिवाइडेड बाई 7 + 9, ये हमारा फाइनल एवरेज आ जाएगा 68 + 35 बाई 60, जो कि आएगा 2 and 3/16, तो 70 and 3/60, ठीक है, यानी कि 70.19 के आसपास का वैल्यू आ जाएगा अपना। बट मेथड समझ में आया, क्योंकि ऐसे केसेस में मेथड अपना आसान रखोगे तो ही कैलकुलेशन टाइम पे होगा, अदरवाइज गलती करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एम at 7:10 a.m. and reaches station N at 4:10 p.m. on the same day. Train B leaves station N at 9:10 a.m. and reaches station M at 3:10 p.m. on the same day. Find the train time when the trains A and B meet. Okay? Clear है? एक सेकेंड, कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, लग रहा था कुछ डेटा का इशू आ रहा है। एनीवे, सो ट्रेन ए हमारा लीव कर रहा है स्टेशन एम एट 7:10 पे और रीचेज स्टेशन एन एट 4:10 p.m. यानी टाइम कितना ले रहा है, फ्रॉम 7:10 to 4:10, द टाइम टेकन इज 9 hours, 9 hours ट्रेन ए इज टेकिंग, ठीक है। कभी भी टाइम में अगर सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन हो तो क्या करो, 4:10 लिया है ना, तो 4:10 PM है, 12 + 4 16:10 हो गया, सब्ट्रैक्ट इजीली हो जाएगा। अदरवाइज 7:10 AM से 7:10 PM तक 12 आवर्स हो गए, 12 - 3 9 आवर्स हो गए। कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होना चाहिए, तो ये गलती तभी नहीं होगी जब तुम कनेक्शन अच्छे से करोगे, ठीक है। या तो 7:10 से 12 PM पहुंचे, 5 आवर्स ऐड हुए, 5 + 4 9 आवर्स हो गए, ठीक है। तो ट्रेन ए इज टेकिंग 9 आवर्स, ट्रेन बी हमारा कितना टाइम ले रहा है, फ्रॉम 9:10 AM to 3:10, तो 9:10 to 3:10 6 आवर्स। डिस्टेंस दी नहीं है, एज्यूम कर सकते हैं, तो लेट अस एज्यूम कि डिस्टेंस हमारा है 9 आवर्स टाइम टेकन बाई ए, 6 आवर्स टाइम टेकन बाई बी, तो 9 × 6 डिस्टेंस मान लिया हमने इक्वल टू 54 किलोमीटर्स, 54 किलोमीटर्स बिटवीन स्टेशन एम एंड एन। बट दोनों ट्रेन स्टार्ट हो रही हैं डिफरेंट टाइम पे, सेम टाइम पे, दो चीज़ें आसान थी, बट क्योंकि टाइम डिफरेंट है तो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा कॉशियसली करना पड़ेगा। अब ट्रेन ए इज स्टार्टिंग एट 7:10 AM एंड ट्रेन बी इज स्टार्टिंग एट 9:10 AM। तो पहले ट्रेन ए को अकेले चलाते हैं फ्रॉम 7:10 to 9:10, तो फ्रॉम 7:10 to 9:10 पे लेट अस से दिस इज द पोजीशन जहां पे पहुंच जाएगी अपनी ट्रेन, और 9 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल करिए 54, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड फॉर ट्रेन ए विल बी 6, 54/9, एंड स्पीड फॉर ट्रेन बी विल बी 54/9, 54/6 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। तो 6 की स्पीड से इन 2 आवर्स 7:10 से 9:10 तक 2 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 12 किलोमीटर्स, सो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 42 किलोमीटर्स, क्योंकि टोटल है 54। और 9:10 पे अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, अब चीज़ें आसान हैं,
9 की स्पीड प्लस 6 की स्पीड 15 की स्पीड हो गई, तो टाइम टेकन इन मीटिंग विल बी 42, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 9 + 6, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। 42/15 विच इज 14/5, यानी कि 2 and 4/5 आवर्स, एंड 4/5 आवर्स इज 48 मिनट्स, तो 9 10 में ऐड कर दो 2 hours and 48 minutes, तो 9 + 2 11, 58 AM विल बी द आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा आसान था कि एक्चुअल में ऑप्शन से ही इसको करना चाहिए था। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में इनफैक्ट, बट फिर भी तुम्हें पूरा प्रोसेस समझा दिया, क्योंकि अगर ऑप्शंस डिफरेंट गिवन होते तब तो फिर यही काम हमें करना पड़ता। ठीक है, बट ऐसे कई क्वेश्चंस हैं इस एग्जाम में आए हैं लास्ट ईयर कि जहाँ पे कि हमें ऑप्शंस को यूज़ ज़रूर करना था, तो ये क्वेश्चन भी उनमें से ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस बार भी जो एग्जाम है उसमें ऑप्शंस को जरूर सबसे पहले ऑब्जर्व करना, कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑप्शंस तुम्हें हिंट दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए बहरहाल आंसर होगा, बट बाकी ऑप्शंस को देखो। देखो ट्रेन एम हमारा ट्रेन ए क्या कर रहा है, 7:10 पे स्टार्ट हो रहा है, 4:10 पे पहुंच रहा है। ट्रेन बी क्या कर रहा है, 9:10 पे स्टार्ट हो रहा है, 3:10 पे पहुंच रहा है। तो हमारा जो मीटिंग होगा, दो ट्रेन के बीच का जो मीटिंग होगा, दैट विल डेफिनेटली बी बिफोर 3:10। 3:10 के पहले ही मीटिंग होगा, उसके बाद तो मीटिंग होने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन ए 3:10 से पहले का नहीं है, बाकी सारे के सारे पीएम में है, तो यानी कि इनके अलावा कोई भी और आंसर पॉसिबल नहीं है, ओनली ऑप्शन ए इज पॉसिबल। तो ऑप्शंस के हिसाब से ये क्वेश्चन आधे मिनट का, 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स का था, क्योंकि बाकी ऑप्शंस हमारे मैच ही नहीं कर रहे। इजंट इट सो? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को करना चाहिए था एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, t इज इक्वल टू x, y, वेयर डेफिनेशन हमें मेंशन है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू x + y लेस देन इक्वल टू 4, और x और y हमारे क्या है, एलिमेंट ऑफ r यानी कि रियल नंबर्स। x और y दोनों रियल हैं, सच दैट जो x + y का सम है, x + y है 2 से लेके 4 के बीच में। ये कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन का कंडीशन है अपना। फिर हमें गिवन है q इज अ सबसेट ऑफ p। इस बात का मतलब ये हुआ, अगर इतना लिखा है तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट यानी कि q p के इक्वल नहीं हो सकता, और नीचे एक लाइन और खींच दी तो यानी कि इक्वल भी हो सकता है, तो यानी कि q सबसेट ऑफ p है। दिस इंप्लाइज सबसेट। दिस मीन्स कि q कैन बी प्रॉपर सबसेट और q कैन बी इक्वल टू p, तो दोनों साइड से इक्वल भी हो सकते हैं। तो लिखा है q सबसेट है p का सच दैट एनी टू, हमने दो लिए x1 y1 x2 y2, दोनों ही हमारे q का एलिमेंट है, सच दैट x1 + y1 + x2 + y2 इज इक्वल टू 6 एंड x1 + y1 इंटू x2 + y2 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो वैल्यूज होंगी क्लियरली, क्योंकि p का सबसेट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा x + y। x + y हमारा 2 से लेके 4 के बीच में है, और फिर हमें दिया है कि हमने ऐसे ही x + y उठाए। ठीक है, x1 y1 भी हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x2 y2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर ये हो रहा है हमारा x1 + y1 + x2 + y2 दोनों का सम आ रहा है इक्वल टू 6, और x1 + y1 इंटू x2 + y2 दैट इज इक्वल टू 9। घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, डेफिनेशन को बस अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, और जब सॉल्यूशन हम कर भी रहे हैं ना, तो अपने एंड पे जब जहां पे डेफिनेशन समझ जाओ वहां पे इसको अपने एंड पे पहले सुबह करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन देखने की कोशिश मत करो, जितना तुम अपने एंड पे सॉल्व कर पाओगे उतना बेहतर समझोगे। ठीक है, अब सम आ रहा है यहाँ पे 6। ठीक है, 2 से लेके 4, 2 से लेके 4 के बीच में वैल्यूज हैं, और दोनों का सम आ रहा है 6, और फिर जब प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है इक्वल टू 9। अब एक बार मान लेते हैं कि x1 + y1 हमारा इक्वल टू a है, मान लेते हैं। ठीक है, और x2 + y2 इक्वल टू b है। तो क्या कह सकते हैं, जैसे हमने मान लिया ये भी, ये क्या है, a इंटू बी है, ऊपर है a + b, यानी कि a + b 6 आ रहा है, a इंटू बी 9 आ रहा है। अब क्या और b की वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे, सम आ रहा है 6, प्रोडक्ट आ रहा है 9। ठीक है, सो यानी कि a और b दोनों ही 3 हो जाएंगे, बोथ विल बी इक्वल टू 3, है कि नहीं? ठीक है, जस्ट इन केस अगर यहाँ पे a + b इक्वल टू 4 होता और a इंटू बी इक्वल टू 8 होता, तब वैल्यूज क्या होती है हमारी, एक सेकंड, 4 नहीं, 6 ही रखो, इसको सम को 6 ही रखते हैं। a + b इक्वल टू 6 होता और a इंटू बी इक्वल टू 8 होता, तब फिर हमारा या तो a 2 होता, b 4 होता, या a 4 होता, b 2 होता, तब दो केसेस बनते। ठीक है, बट क्योंकि ये स्पेशल केस लिया है जहां पे कि हमारा a इंटू बी इज इक्वल टू 9 और a + b इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे एक ही केस मिलेगा, बोथ शुड बी इक्वल टू 3, क्योंकि जब दोनों इक्वल होंगे तभी हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है,
कि जब हमारा सम फिक्स्ड हो a प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो a इंटू बी का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जबकि बोथ ए एंड बी आर इक्वल, अदरवाइज 9 से छोटी वैल्यू आएगी प्रोडक्ट की। तो दैट इज वाई हमें यूनिक वैल्यू ही मिलेगा यहाँ पे कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3। हमने a माना किसको था, x1 प्लस वाई वन को, देखिए x1 प्लस वाई वन ये भी इक्वल टू 3 होगा, और x2 प्लस वाई टू ये भी इक्वल टू 3 होगा। अब क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिए हैं हमें, सच दैट x, y लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू, या फिर कोई दूसरी लाइन, या फिर तीसरी लाइन, या फिर चौथी लाइन। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमारा सम है x1 प्लस वाई वन, देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें बस अगर क्वेश्चन की कंडीशन देखें तो 2 से 4 के बीच में होना था सम, और सम हमारा 3 आया ही है, तो बीच में ही कंडीशन है, ठीक है। एक्स और वाई रियल होने हैं तो कुछ भी हो सकते हैं वैल्यूज, तो हम ये भी मान सकते हैं, मालूम ने x1 को मान लिया 15 15, तो y1 कैन बी -12 पॉसिबल है, ठीक है। कोई भी रैंडम जहाँ पे कि सम हमारा 3 आए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का, तो ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन चलेगा। अब x2 प्लस वाई टू तो मान सकते हो 13 13 और -10 9 -6 -6 9, कुछ भी वैल्यूज मान सकते हो, तो ये सब के सब सॉल्यूशन हो गए। बस फीचर क्या है कि क्योंकि हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सम आ रहा है 3, तो जो लाइन होगी उस लाइन का इक्वेशन होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन तो गिवन नहीं है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है, तो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट गिवन है बस तुम्हें वहाँ पे ये चेक करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट का जो सम है वो 3 आना चाहिए, दोनों ही लाइन्स के केस में, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स के केस में। तो कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए में 4 आ रहा है सम, तो ये तो आंसर नहीं है। एक भी पॉइंट का सम 3 नहीं आया तो उतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे 0 प्लस 3 आ रहा है, चलेगा, लेकिन ये वैल्यू आ रहा है 8.2 माइनस 4.2, ये तो आ रहा है 4, तो नहीं चलेगा। 0 प्लस 4 आ रहा है, नहीं चलेगा। 1.5 ये आ रहा है 3, और यहाँ भी आ रहा है 3, तो यस ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, और हमें सम 3 चाहिए था, -3 नहीं चाहिए था, तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी आंसर तो नहीं हो सकता था। और इन एनी केस हमारा 2 से 4 के बीच में आ रहा था, और यहाँ तो सीधी सीधी कंडीशन है कि हमारा सम जो है दैट शुड बी 3 ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन बोथ केसेस, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारा सम 3 आ रहा है, तभी लाइन एक बन पा रही है, अदरवाइज नहीं बन पाती, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंट केस लिया, अगर मान लो केस होता कि a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 6 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 8। अब जैसे हमने देखा था कि अगर a इज इक्वल टू 4 होगा, b इज इक्वल टू 2 होगा, या फिर a इज इक्वल टू 2 होगा, b इज इक्वल टू 4 होगा, ये दोनों केस आएंगे। और अगर a इज इक्वल टू 4 होता है, और हमारा जो ओरिजिनल डेफिनेशन है 2 से 4 के बीच में, तो उसको सेटिस्फाई कर ही रहा है कि इक्वालिटी है 2 और 4 पे, ठीक है। तो एज पर द फर्स्ट केस हमारा x1 प्लस वाई वन इक्वल टू 4 आता, x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 2 आता, और एज पर द सेकंड कंडीशन x1 प्लस वाई वन इक्वल टू 2 आता, x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 4 आता। बट यहाँ पे हमारे देखो जो दोनों केस आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से दो पैरेलल लाइंस बन रही हैं, दो पैरेलल लाइंस बन रही हैं। तो जो हमारे पॉइंट्स लाई करेंगे, एक पॉइंट लाई करेगा ऑन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन, और सेकंड पॉइंट लाई करेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन पे। लेकिन इन दिस केस देयर विल बी 2 पैरेलल लाइंस इंस्टेड, बोथ पॉइंट्स विल नॉट बी ऑन द सेम लाइन बट ऑन 2 पैरेलल लाइंस। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The cost of painting a spherical vessel of a diameter 14 centimeter is 8624. So what is the cost per square centimeter? Cost of painting a spherical vessel of a diameter 14 centimeter. तो डायमीटर 14 है कि रेडियस इज इक्वल टू 7, और पेंट कर रहे हैं, पेंट करेंगे सरफेस एरिया को हमेशा, ठीक है। पेंट सरफेस एरिया को करेंगे, कॉस्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो पेंटिंग के लिए हमारा जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि सारा का सारा किसी भी स्फेयर में जो कर्व सरफेस एरिया वही टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया और द कर्व सरफेस एरिया फॉर अ स्फेयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर हेमीस्फेयर होगा तो हेमीस्फेयर में मामला थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि अगर तुमने स्फेयर को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 पार्ट में कट किया, तो हमें बेस भी मिल जाता है। तो हेमीस्फेयर में एक हमें बेस एरिया भी मिल जाता है, तो कर्व सरफेस एरिया तो होगा जस्ट हाफ ऑफ स्फेयर है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया जब हम देखेंगे एक हेमीस्फेयर का, तो हेमीस्फेयर में 2 पाई आर स्क्वायर तो आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और एडिशनली ऐड होगा, तो दिस विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये बात भी दिमाग में रखनी है। बहरहाल इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे तो हमारा सिंपल मामला है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर इज 7, तो 7 इंटू 7 ये तो आ गया एरिया, और एरिया मल्टीप्लाइड बाई हमने मान लिया कॉस्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू सी, तो दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आ रहा है 8624। अब बस काटा पीटी मचा दो, 7 से 7 काटा, और फिर हमारा 4 इंटू 7 28 दिख रहा है, 28 से अगर काट सकते हो तो काट लो, वरना 22 से काट लो पहले, या 11 से काट लेते हैं, ठीक है। 2 बचा दिया,
11 से सिंप्लीफाई करो, 11 7 जा 77, बचा 92, 8 जा 88, 784, 784 और फिर 7 से कैंसिल किया तो 1 1 2 112, 8 से तो 14, तो कॉस्ट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 14। आंसर हमारा 14 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Next question. Three individuals of equal efficiency completed a task. The first individual worked for P hours per day for P days. P hours per day for P days. अब तीनों इंडिविजुअल्स की एफिशिएंसी हमारी इक्वल है, और अगर एफिशिएंसी इक्वल है तो हम मान लेते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू 1 है। जब इक्वल ही है तो 1 ही मान लिया। अगर इक्वल नहीं होती, रेशियो गिवन होता तो रेशियो के हिसाब से मान लेते हैं, सबसे छोटे वाले की 1 2 3 जैसा भी वैल्यूज गिवन होता। क्योंकि इक्वल है तो हमने मान लिया एफिशिएंसी सबकी 1 है। तो फर्स्ट इंडिविजुअल वर्क फॉर P आवर्स फॉर P डेज, तो कितना वर्क करेगा? अब एक दिन में और एक आवर में कर रहा है 1 यूनिट, तो P आवर्स में करेगा P यूनिट्स, और P डेज कर रहा है तो P इंटू P इंटू 1 लिखना स्ट्रेट अवे है, डायरेक्टली पी स्क्वायर, बट समझाने के लिए पी इंटू 1। ठीक है, ये आ गया वर्क हमारा, वर्क डन बाई फर्स्ट इंडिविजुअल। सिमिलरली सेकंड इंडिविजुअल कर रहा है क्यू आवर्स क्यू डेज, और उसका 1 है तो क्यू इंटू क्यू, उसकी एफिशिएंसी 1 ही है, एफिशिएंसी सबकी इक्वल है, क्यू इंटू 1 प्लस लास्ट वाले का है 15 आवर्स 15 डेज 15 इंटू 15 इंटू 1, तो ये टोटल वर्क आ गया हमारा। बट क्वेश्चन ये भी कह रहा है थर्ड इंडिविजुअल अलोन हैड टेकन 30 डेज टू फिनिश टास्क वर्किंग एट द सेम रेट, तो अगर अकेला काम करता तो 30 डेज में फिनिश करता। तो दैट इंप्लाइज अगर इसी रेट पे काम करता है, यानी कि 15 आवर्स पर डे, तो 30 डेज में कंप्लीट करता है, और एफिशिएंसी तो 1 ही है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 450। यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 450 माइनस 225, यानी 225 वैल्यू आ गया। अब देखो बहुत स्मार्टली यहाँ पे वैल्यूज जो दी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सम अदर स्क्वायर, तो यानी कि बन तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट ही रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है ये, बट यहाँ पे डायरेक्टली पाइथागोरस ट्रिपलेट से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे इजीली, अदरवाइज वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन साथ में क्या कह रहा है हमसे, साथ में ये कह रहा है कि पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और दो इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम एक और परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पी क्यू, और ये तीसरा वैल्यू हमारा क्या है, दिस इज 15, तभी तो आ रहा है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। ठीक है, 15 क्या है, 15 है हमारा 3 इंटू 5, तो मोस्ट पॉपुलर पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है हमारा 3:4:5, जहाँ पे कि 5 हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्लियरली दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 15 स्क्वायर, लेकिन 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल 15 स्क्वायर, क्योंकि 3:4:5 और 5 की वैल्यू 15 है तो 4 की होगी 12, 3 की होगी 9, तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी कि पी इज इक्वल टू 9 एंड क्यू इज इक्वल टू 12 आ गया। फिर क्वेश्चन पूछा, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर एट देयर रिस्पेक्टिव रेट्स हाउ मेनी डेज वुड दे नीड टू कंप्लीट द टास्क, कितने दिनों में वर्क कंप्लीट होगा अगर वो अपने रिस्पेक्टिव रेट से ही काम करेंगे तो। ओके, क्लियर है, तो कितने दिनों में टास्क कंप्लीट होगा। तो पी एक सेकेंड, 9 आवर्स पी वर्क कर रहा है, 12 आवर्स क्यू वर्क कर रहा है, और एफिशिएंसी तो इक्वल ही है, और आर आर या फिर थर्ड पर्सन वर्क कर रहा है 15 आवर्स, टोटल वर्क है हमारा 225, तो 225 डिवाइड बाई 9 प्लस 12 प्लस 15, 225 बाई 36। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? If all of them completed work together, all three of them work together at their respective rates, how many days? अच्छा 450 था, न्यूमरेटर में 450 था, सॉरी, टोटल वर्क हमारा 450 था, 450 बाई 36, और जो कि हो जाएगा 225 बाई 18 या 75 बाई 6, यानी कि 12.5 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 12.5 डेज, ऑप्शन सी आंसर होगा। ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भी एक बात तो क्लियर थी कि 30 डेज में तो अकेला सी काम कर रहा है, और ए और बी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो जीरो काम थोड़ी कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी तो वैसे भी आंसर नहीं था, बट हाँ उतने से काफ़ी नहीं था, उसके बाद भी हमें सॉल्व तो करना ही पड़ता, तो इन एनी केस इसमें सॉल्व तो करना ही पड़ता। क्लियर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सर्कल with radius 2 cm lies in the first quadrant such that its center lies on the intersection of the curves y is equal to x square plus 7x plus 10 और दूसरा कर्व है हमारा y is equal to 2x square plus 5x minus 5। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, कौन सा पॉइंट है जो कि हमारा सर्कल पे लाई करता है। अब एक सर्कल है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि किसी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी सर्कल की, अगर हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया तो एनी पॉइंट ऑन दैट सर्कल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि रेडियस है वही डिस्टेंस तो हमारी रेडियस है। ठीक है, सो अगर रेडियस हमने मान लिया आर और हमारा सेंटर है ए कॉमा बी, सर्कल का पॉइंट ओ ए कॉमा बी, और एक कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? डिस्टेंस इज अंडर रूट एक्स माइनस या एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, अभी डिस्टेंस हमारा यहाँ पे सेम है, तो अगर हम डिस्टेंस देखें तो क्या डिस्टेंस आएगा हमारा? भाई एक्चुअल में एक्स वन वाई वन है, पर अभी एक्स वाई ले दिया क्योंकि हमें सीधे सीधे इक्वेशन लिखनी है, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि इक्वेशन आती कैसे। ठीक है, सो अगर ये पॉइंट एक्स वाई है, जनरल पॉइंट है एक्स वाई, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू है डिस्टेंस जो कि है सेम सर्कल में, दैट इज इक्वल टू आर। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स में, तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with center a comma b and radius r, x minus a whole square plus y minus b whole square that is equal to r square। ओके, पर इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा हो सकता है जो कि उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करे, यानी कि हमें सेंटर कहीं ना कहीं से पता लगाना पड़ेगा। और साथ में क्वेश्चन कह रहा है सेंटर लाई करता है इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स पे, देखिए जो कर्व की दो इक्वेशन गिवन है इनको सॉल्व कर लेना है, और दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो इक्वेट कर देंगे। ठीक है, दोनों जब इक्वल होंगे तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे, तो बस सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले में दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और सेकंड में दिया है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वल कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x माइनस 15 ये इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या रूट्स आएंगे? सम हमारा आ रहा है 2, सम 2 आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 15, सम 2 है प्रोडक्ट माइनस 15 है, तो यानी कि 5 और 3 से 15 बनेगा, और क्योंकि सम चाहिए 2 तो एक वैल्यू होगा 5, एक होगा माइनस 3। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो, अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए होगा तो ए से डिवाइड भी करते हैं लास्ट में, ये भी ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट जो हम देखते हैं वो ए इंटू सी का देखते हैं जब इस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 1 था तो मामला सिंपल है, 5 और माइनस 3 दो वैल्यूज आ गई हमारी। बट क्वेश्चन साथ में ये भी कह रहा है कि सर्कल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि एक्स और वाई दोनों हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। सर्कल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, टच करना जरूरी नहीं किसी एक्सिस को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टच कर रहा भी हो सकता है नहीं भी कर रहा हो सकता है, बट इससे मतलब ये हो गया कि जो हमारा सेंटर होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो सेंटर तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि उसके एक्स और वाई क्वाड्रेंट दोनों ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस भी गिवन है, तो ए विल बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 0 होगा, बी भी ग्रेटर देन 0 होगा, बोथ विल बी पॉजिटिव, यानी कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5 और माइनस 3 में से माइनस 3 नहीं हो सकता है, 5 ही होगा, ये बात श्योर है। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू 5 आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट 5 आ गया। अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में ए इज इक्वल टू 5 पुट कर दो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 प्लस 10 यानी कि 70, तो हमारा सेंटर आ गया 5,70, सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया 5,70। अब रेडियस गिवन है 2, तो जो भी पॉइंट हमारा लाई करेगा इस सर्कल पे उसका डिस्टेंस सेंटर से 2 का ही होगा, 2 का ही डिस्टेंस होगा। अब क्या पॉइंट भी हो सकता है 3,0 है तो बहुत दूर होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस आ रहा है 2 का और वाई कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस आ रहा है 70 का, बहुत डिस्टेंस होगा।
सिमिलरली कहानी बनेगी सी की, ये भी पॉसिबल नहीं है। डी की भी वही सेम स्टोरी है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है बट वाई कोऑर्डिनेट में 35 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन ए ही अकेला पॉसिबल है। ऑप्शन ए क्या, √2 + 5 कॉमा √2 + 70, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आ रहा है √2 का और वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आ रहा है √2 का, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यानी कि 4 का रूट यानी कि 2 आ जाएगा, डिस्टेंस 2 होगा। डेफिनेटली ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a natural number is expressed with base 2, its 6-digit expression is same whether it is read from left to right or from right to left. The expression has 2/3 of its digits as 1. Then representation of the sum of such numbers with base 2 क्या होगा? Out of the given options क्या हमें वैल्यू मिलने वाली है? ठीक है, एक नेचुरल नंबर है जो कि बेस 2 में हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर बेस 2 यानी बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेस 2 यानी बाइनरी, जैसे बेस 10 हमारा नॉर्मल सिस्टम है, बेस 10 में 10 डिजिट्स हैं, बेस 2 में 2 डिजिट्स हैं और डिजिट्स हैं 0 एंड 1। 6 डिजिट का एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है हमारा राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सेम है। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमारा लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट सेम होता है तो दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, और ये 6 डिजिट का एक्सप्रेशन है। तो अगर 6 डिजिट का एक्सप्रेशन है और अगर राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट सेम बनना है, यानी कि जो स्टार्ट होगा वही एंड होगा, अंतः अस्ति आरंभम, एंड और स्टार्ट सेम होगा। तो अगर स्टार्ट में ए है तो एंड में भी ए होगा। सिमिलरली जो सेकंड डिजिट है वो भी सेकंड लास्ट डिजिट भी होगी, तो लास्ट में भी होगा। थर्ड डिजिट अगर सी है तो थर्ड लास्ट भी सी होगी, यानी कि फॉर्मेट होगा A B C C B A। अभी तो रीड करो लेफ्ट से A B C C B A, राइट से A B C C B A। ठीक है, सो ये कुछ फॉर्मेट होगा हमारा। अब एक बात, तो अगर हमारा नंबर 6 डिजिट का है तो एक बात तो क्लियर है कि कभी भी जो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा ना, यानी कि वो जीरो नहीं हो सकता। लेफ्ट मोस्ट डिजिट जीरो नहीं हो सकता, और क्योंकि पैलिंड्रोम है, जो स्टार्ट में है वही एंड में है, अंत और आरंभ एक ही है, एंड एंड स्टार्ट आर सेम। तो अगर स्टार्टिंग डिजिट कैन नॉट बी जीरो, एंड वाला डिजिट भी जीरो नहीं हो सकता, दैट विल ऑल्सो नॉट बी जीरो। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो स्टार्ट में तो पक्की बात है 1 होगा और इसीलिए एंड में भी 1 होगा, तो ये दोनों प्लेसेस तो फिक्स हो गए। फिर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेशन में 2/3 ऑफ डिजिट्स आर 1, 2/3 डिजिट्स हैं 1, टोटल डिजिट्स हैं 6, आउट ऑफ 6 2/3 यानी कि 4 डिजिट्स आर 1, 4 डिजिट्स आर 1। अब 2 1 तो हमें पहले ही मिल गया, शक्ल मिल गई। ठीक है, ये बचे हुए 4 में से 2 1 होंगे और 2 0 होंगे, और हमें ये भी पता है कि दिस विल बी इक्वल टू दिस 1। ठीक है, नहीं ये दोनों इक्वल होंगे और ऐसे ही ये दोनों इक्वल होंगे, तो या तो यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, या तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा दूसरी जगह पे 0 आ जाएगा। तो दो ही केसेस बनने वाले हैं। एक केस बनेगा हमारा 1 0 1, ठीक है, A B C, और फिर 1 0 1, या सेकंड केस होगा 1 1 0 A B C और फिर C B A, 1 1 0 0 1 1। तो यही दो केसेस बनेंगे बस। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम ऑफ दीज नंबर्स क्या होगा, व्हाट विल बी सम ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, अब देखो अभी हम सम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, बट उसको निकालने से पहले एक छोटी सी बात तो मैं बता देता हूँ ताकि उससे ये चीज़ें और भी आसान हो जाए। अगर ऑप्शंस को ही हम सिर्फ देखें तो हर एक ऑप्शन में लास्ट में बना रहा है, पर वो हमारा सम है। अब एक बात बताओ, क्या तुम पहले नंबर को देख के बता सकते हो कि नंबर हमारा इवन होगा या फिर ऑड होगा? जब भी हम बाइनरी में कोई भी नंबर लिखते हैं तो अगर लास्ट में 0 आ रहा है उसमें, दैट विल ऑलवेज बी अ इवन नंबर, वो हमेशा इवन होगा। और अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो हमेशा ऑड होगा। ठीक है, अगर वैसे याद रखना है तो ये समझो कि सिंपल जैसे हमारा डेसिमल सिस्टम में है, लास्ट में ऑड डिजिट तो ऑड नंबर, लास्ट में इवन डिजिट तो इवन नंबर। तो यहाँ भी वही सेम कहानी है कि लास्ट में 0 यानी इवन, क्योंकि 0 इवन डिजिट है, लास्ट में 1 यानी कि ऑड। तो पहला नंबर भी हमारा ऑड है, दूसरा नंबर भी ऑड है, पहला भी ऑड दूसरा भी ऑड। अगर ऑड और ऑड को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक, कैलकुलेशन हम कर लेंगे, बट मान लो और भी लंबा नंबर होता, ठीक है, तो कैलकुलेशन में तुमसे गलती ना हो जाए तो बस इतना ही देख लो कि इवन आ रहा है, और अगर इवन आने वाला है तो लास्ट में क्या आएगा, इवन में 0 आएगा, और 0 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आ ही नहीं सकता, इसलिए वो आंसर नहीं होंगे फॉर श्योर। क्लियर है? और इतना तो हम तब भी समझ लेते हैं, यहाँ पे भले 2 के बजाय 4 के बजाय 6 या 10 केस बन रहे होते। ठीक है, एज लॉन्ग एज इवन नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं तो हमें तो शुरू में ही पता था कि स्टार्ट भी 1 से होगा और एंड भी 1 से होगा।
अगर ऑड नंबर्स है और ये ऑड नंबर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, तो ऑड नंबर्स को अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि 4 ऑड नंबर होंगे, 6 ऑड नंबर होंगे, 8 ऑड नंबर होंगे, तो सम इवन आएगा, तो लास्ट में 0 आएगा। तो वो नंबर्स हमारे क्या आ रहे हैं ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर ऑप्शंस ऐसे दिए होते तो। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो क्लियरली हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बहरहाल अब इसको जोड़ के भी देख लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं। ठीक है, कैरी करना है और क्या कैरी लेना है इनको, 1 1 0 0 1 1। 1 + 1 ऐड करोगे 2 आएगा। अब 2 आते ही, क्योंकि 2 तो डिजिट है नहीं हमारा, डिजिट तो या तो 0 है या 1 है, तो 2 को कैरी कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड में 1 आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 1 + 1 फिर से ऐड करोगे 2 आ जाएगा, 2 यानी कि फिर से 0 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 + 1 2, अगेन सेम स्टोरी, 0 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 1 + 1 2, अगेन 0 आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 1 + 1 2, अगेन 0 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 1 को तो कैरी फॉरवर्ड कर दोगे आगे, बट यहाँ पे 1 लिख दोगे और ये जो लास्ट वाला 1 है ये वहाँ पे आ जाएगा। तो दिस विल 1 1 0 0 0 0 0। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर सम आ गया। क्लियर है? अगर जस्ट इन केस हमें बाद में सम करके नंबर निकालना होता है कि एक्चुअल नंबर डेसिमल सिस्टम में क्या आएगा, तो भी चीज़ें आसान थी। ठीक है, तब भी उसको कर लेते, तो वो भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। नंबर्स हमारे आए थे 1 0 1 1 0 1, ये पहला नंबर था। थोड़ा सा गैप रख देते हैं तो नंबर्स निकालना आसान हो जाए। 1 0 1 1 0 1, ये फर्स्ट नंबर था। और सेकंड नंबर था हमारा 1 1 0 0 1 1। ठीक है, अब जब भी हम नंबर्स लिख रहे हैं बाइनरी सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में लिखते हैं, अगर हम एन बेस सिस्टम में नंबर लिख रहे हैं, एन बेस सिस्टम में नंबर लिख रहे हैं अपना, ठीक है, तो एन बेस सिस्टम में क्या होगा, डेसिमल सिस्टम में जैसे लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम में हमने नंबर लिखा 1 2 3 4, तो यूनिट डिजिट पे वैल्यू आ रहा है, उसका प्लेस वैल्यू 1 है, 10 डिजिट वाले का प्लेस वैल्यू 10 है, 100 डिजिट वाले का प्लेस वैल्यू 100 है, यानी कि 10 स्क्वायर है, और फिर 10 क्यूब है, 1000 है यानी 10 क्यूब है, प्लेस वैल्यू 10 की पावर में बढ़ता है। ऐसे ही एन डिजिट का, एन बेस सिस्टम का नंबर होगा तो n टू द पावर 0 यानी कि 1 होगा प्लेस वैल्यू, फिर n टू द पावर 1 होगा प्लेस वैल्यू, फिर n टू द पावर 2 होगा प्लेस वैल्यू, फिर n टू द पावर 3 होगा प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले डिजिट पे, राइट मोस्ट डिजिट पे प्लेस वैल्यू विल बी 2 टू द पावर 0 यानी कि 1 होगा, अगले पे 2 टू द पावर 1 यानी 2 होगा, फिर 2 टू द पावर 2 यानी 4 होगा, फिर 2 क्यूब यानी 8, फिर 16 यानी फिर 32। तो पहला नंबर निकालना तो निकाल सकते हो यहाँ से, क्या आएगा 32 + 8 + 4 यानी 44 + 1 45 है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा, 32 + 16 यानी 48 + 3 51 होगा, सम आ जाएगा 96। और 96 हमारा 96 क्या होगा, 96 हो गया हमारा बेसिकली 64 + 32, बाकी सब में 0 आएगा। 32 पे 1 आ गया यहाँ पे, और फिर 64 के लिए 1 आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी इसके बाद में सारे 0। दिस विल बी अवर नंबर इन बाइनरी डिजिट्स और इन डेसिमल डिजिट्स एज वेल। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है बात? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो इस सेशन में हमने 13 क्वेश्चंस किए, और बचे हुए जो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तुम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, और क्या सारे के सारे क्वेश्चन समझ में, किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। तो अगर सेशन पसंद आया तो ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अगर सेशन को अब तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से इसको लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है जरूर से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में डूइंग रिमेनिंग 12 क्वेश्चन, और उनको भी ऐसे ही डिटेल में समझेंगे, हर एक क्वेश्चन में जो नुएंसेज हैं जहाँ पे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं उनको समझेंगे, सो दैट एग्जाम में हमें क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीटली पूरा प्रोसेस के साथ सॉल्व नहीं करना है। अगर ऑप्शंस को यूज़ करके क्वेश्चन ईजिली हो रहा है, डेफिनेटली उसको मोस्ट ईजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने लिए। चलो इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग, और नेक्स्ट सेशन में डूइंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस। टेक केयर।